नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं घटनासार वार्षिकी के दूसरे टॉपिक राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी लेकर उपस्थित हूं। कुछ दर्शकों को भ्रम था कि मैं भी अन्य लोगों की तरह घटनासार का पूरा रिवीजन नहीं कराऊंगा, तो मैं उन्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि घटनासार वार्षिकी में कुल 175 पेज हैं और अर्धवार्षिकी में कुल 191 पेज हैं। मैं इन दोनों पत्रिकाओं के एक एक पेज का नोट्स बनाकर आपका रिवीजन कराऊंगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि जब वार्षिकी पूरा करा रहे हैं तो अर्धवार्षिकी क्यों करा रहे हैं, तो मैं इसका उत्तर आपको एक अलग एपिसोड में प्रूफ और तर्क के साथ दूंगा कि क्यों अर्धवार्षिकी को पढ़ाना भी ज़रूरी है। अब चलिए इन बातों को यहीं पर छोड़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ, जिन दोस्तों को इस नोट्स का PDF चाहिए वे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, जिला और वे किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लिखकर हमें भेज दें। मैं उन्हें नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी का पहला टॉपिक है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी। इसके बिंदु देखिए। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी हैं। इससे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। परिसीमन आयोग ने जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर संभाग में 1 विधानसभा सीट को बढ़ाया है। अगला बिंदु, आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर घाटी संभाग में अब 47 विधानसभा सीटें होंगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा में सीटों की संख्या 87 थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थीं। लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गई थीं, जो बढ़ने के बाद अब 90 हो जाएंगी। अगला बिंदु, पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही 7 विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अगला बिंदु, जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और POK विस्थापितों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। अगला बिंदु, जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों में भी परिसीमन आयोग ने फेरबदल किया है। अब कश्मीर व जम्मू दोनों संभागों के हिस्से 2.5 लोकसभा सीटें होंगी। ये बिंदु काम के नहीं थे, इसलिए नोट से हटा दिए गए हैं। अगला बिंदु, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था। अगला टॉपिक, फ्रांस फिल्म मार्केट में भारत अब तक का पहला कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। इसके बिंदु देखिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि आगामी मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा, जो फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। इस साल फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव का 75वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कान नेक्स्ट में भी भारत को सम्मानित राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। इस महोत्सव में भारत की ओर से R माधवन द्वारा निर्मित फिल्म रॉकेटरी का वर्ल्ड प्रीमियर भी आकर्षण का केंद्र बिंदु होगा। इस वर्ष भारतीय मंडप का थीम है इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड। यह देश की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन करेगा और वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का काम करेगा। ये भी काम के बिंदु नहीं थे, इसलिए डिलीट कर दिए गए हैं। अगला पॉइंट, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने इस वर्ष कान फिल्म महोत्सव में जूरी मेंबर के रूप में हिस्सा लिया है। तो याद रखिएगा कि अब की बार कान फिल्म महोत्सव में जूरी मेंबर के रूप में किसने हिस्सा लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा दीपिका पादुकोण। अगला टॉपिक है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020। इसके बिंदु देखिए। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में पंजीकरण जन्मों की संख्या 2.78 करोड़ से घटकर 2020 में 2.42 करोड़ हो गई, जो कि 2.4% की कमी को दर्शाता है। अगला बिंदु, कुल पंजीकरण मौतों में लगभग 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं, यानी पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। अगला बिंदु, देश में मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि 18.3% बिहार में दर्ज की गई है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला बिंदु,
रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दर्ज किया गया है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है लद्दाख, जहां का लिंगानुपात है 1104। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का लिंगानुपात 1011 है। और तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार, जहाँ का लिंगानुपात 984 है। चौथे नंबर पर त्रिपुरा, जहाँ का लिंगानुपात 974 है। और 5वें नंबर पर है केरल, यहाँ का लिंगानुपात 969 है। अब सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए। तो सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर का है और ये लिंगानुपात है 880, जो कि बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। दूसरे नंबर पर है दादर नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ का लिंगानुपात है 898। तीसरे नंबर पर है गुजरात, जहाँ का लिंगानुपात 909 है। और चौथे नंबर पर हरियाणा, जहाँ का लिंगानुपात 916 है। और 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहाँ का लिंगानुपात 921 है। तो इस तरह से लिंगानुपात के मामले में सबसे खराब स्थिति मणिपुर की है, उससे थोड़ी बेहतर स्थिति दादर नगर हवेली और दमन दीव की है, फिर गुजरात, फिर हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश है। अगला टॉपिक, भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल हुए ध्रुव ALH-MK3 हेलीकॉप्टरों से युक्त 845वां एयर स्क्वाड्रन। इस टॉपिक के बिंदु देखिए। तटरक्षक महानिदेशक BC पठानिया ने इस नए एयर स्क्वाड्रन को 10 मई 2022 को कमीशन किया और यह एडवांस मार्क 3 हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित है। इन उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों की विशेषता यह है कि ये मेक इन इंडिया अभियान के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर हैं। इस हेलीकॉप्टर को शामिल करने से भारत के खोज और बचाव मिशन तथा लंबी दूरी की समुद्री निगरानी में आत्मनिर्भरता के मामले में एक बड़ा कदम साबित होगा। ये जो खाली बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए थे वो महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हटा दिए गए हैं। अगला टॉपिक, ALH-MK3 हेलीकॉप्टर आधुनिक सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण से लैस हैं, जो उन्हें लंबी दूरी की समुद्री टोह लेने में सक्षम बनाता है। अगला टॉपिक, लिथुआनिया में भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। ताइवान द्वारा एक वास्तविक दूतावास खोलने की अनुमति देने के बाद लिथुआनिया चीन के साथ एक राजनयिक विवाद के केंद्र में है। लिथुआनिया पहला बाल्टिक देश है जिसने वर्ष 2008 में भारत में एक दूतावास खोला था। लिथुआनिया से भारत के राजनयिक संबंध फरवरी 1992 से ही हैं, किंतु वहां अपना कोई दूतावास भारत ने अभी तक स्थापित नहीं किया था। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, ये याद रखिएगा। अगला टॉपिक, रेलटेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन। इसके बिंदु देखिए। रेलटेल ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल के लिए टेली कंसल्टेशन समाधान हेतु पूर्ण तकनीकी सहायता भी प्रदान की है, जिसे AMTZ में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों में रेडी टू ऑपरेशन के लिए सभी आवश्यक अस्पताल सेटअप हैं। इसे पहिए पर भी चलाया जा सकता है। यह डिजिटल भुगतान इंटरफेस वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से दवाओं को निकालने के लिए एक हेल्थ ATM के साथ आता है। इस साझेदारी के तहत सभी पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों को हाईटेक डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और इस तरह सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आसान होगी। अगला टॉपिक, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन NCRTC को मिली। इसके बिंदु देखिए। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेनों का पहला सेट गुजरात के सांवली स्थित एल्स्टाम कारखाने में बनकर तैयार होने के बाद पहली RRTS ट्रेन सेट की चाबियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपी गई हैं। RRTS ट्रेन सेट का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है और ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज गति तक दौड़ सकती हैं। इस तरह की पहली ट्रेन सराय काले खां गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलेंगी। अगला टॉपिक, क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी। अब इसके बिंदु देखिए। 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर प्रस्तावित 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए 4526.12 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है।
क्वार प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। यह परियोजना जिले में आने वाली 4 परियोजनाओं में से एक का भाग है। अगला बिंदु, इन परियोजनाओं में 624 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर कीरू जल विद्युत परियोजना और 1000 मेगावाट की पाकलदुल जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के तहत दोनों देश भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु बेसिन में 6 नदियों के पानी को साझा करते हैं। इनमें से 3 पूर्वी नदियों ब्यास, सतलज और रावी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि झेलम, चिनाब, सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है, जो पश्चिमी नदियां हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिंधु जल समझौते के तहत ब्यास, सतलज और रावी नदी पर भारत का पूरा अधिकार है और झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है। अगला बिंदु, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अगला टॉपिक, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट जारी। इसके बिंदु देखिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट 6 मई 2022 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि दर और प्रजनन दर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। NFHS इस तरह का सर्वेक्षण समय समय पर कराता रहता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देख लीजिए। सर्वेक्षण में प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से घटकर 2 हो गई है। नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार TFR वर्तमान में प्रति महिला 2.1 बच्चों का प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापित स्तर से नीचे है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रजनन दर 2.1 को प्रतिस्थापन स्तर क्यों कहते हैं और प्रजनन दर 2 होने पर जनसंख्या क्यों घटने लगेगी। तो प्रजनन दर 2.1 का मतलब है कि प्रत्येक कपल 2.1 बच्चे पैदा करेगा। अब बच्चे दशमलव में तो पैदा होते नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि 10 जोड़े 21 बच्चे पैदा करेंगे और जब 10 जोड़े 21 बच्चा पैदा करेंगे तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, क्योंकि 21वां बच्चा अनेक कारणों से मर भी सकता है। और जब प्रत्येक जोड़ा सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करेगा तो भी दुर्घटनाओं में बच्चों की मृत्यु होगी या बड़ों की मृत्यु होगी और इस तरह से जनसंख्या घटने लगेगी। इसलिए जनसंख्या के प्रतिस्थापन दर 2.1 होती है। अगर 2.1 से नीचे ये दर जाती है तो किसी भी देश की जनसंख्या घटने लगेगी। आगे बढ़िए। सर्वेक्षण के अनुसार परिवार में निर्णय लेने में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। देश में महिलाओं और पुरुषों में मोटापा भी बढ़ रहा है। महिलाओं में मोटापा 21% से बढ़कर 24% और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23% हो गया है। NFHS के अनुसार देश के शीर्ष 5 राज्य जिनकी प्रजनन दर 2.1 से ऊपर है वे हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। यानी इन राज्यों की जनसंख्या दर प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सर्वाधिक, सिक्किम व अंडमान निकोबार में सबसे कम है। अगला पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 2019 से 21 में 2.1 बच्चे हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में कुल प्रजनन दर 1992-93 में 2.7 बच्चों से घटकर 2019 से 21 के बीच 1.6 बच्चे हो गई है। NFHS के 5वें दौर का सर्वे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में किया गया था। अगला टॉपिक, भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया स्थित परोरा में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। बिहार वर्ष 2021 की पहली छमाही में एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के साथ आया था। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। अगला टॉपिक, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर और हरित पहल लॉन्च। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 5 अप्रैल 2022 को प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर, प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया। भारत सालाना लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 वर्षों में लगभग दुगना हो गया है। अगला बिंदु, शुभंकर प्रकृति को जन जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है।
कि कैसे हमारी जीवन शैली में छोटे बदलावों को अपनाने से पर्यावरण की स्थिरता में बड़ी भूमिका हो सकती है। प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का संकल्प लिया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का संकल्प कब तक लिया है, तो ये समय है 2022 तक। अगला टॉपिक, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन। इसके बिंदु देखिए। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने 9 मई 2022 को हाजी अली, मुंबई में किया। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों में एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पादन की संभावना है। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जो खाद्य अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करती है। अपशिष्ट ज़्यादातर होटल और कार्यालयों से इकट्ठे किए जाएंगे। अगला टॉपिक, भारत AAEA का अध्यक्ष निर्वाचित। देख लीजिए AAEA क्या है। तो फिलीपींस के मनीला में 7 मई 2022 को कार्यकारी बोर्ड और महासभा की हुई बैठक में 2022 से 2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक मंच प्रदान करना है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक मंच प्रदान करता है। अगला टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर लगाई अस्थायी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देशद्रोह कानून पर अस्थायी रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार इस कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती तब तक धारा 124A के तहत कोई FIR दर्ज न की जाए। यह कानून देश में 152 वर्षों से लागू है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, सूर्यकांत और हिमा कोहली की पीठ ने इस कानून के तहत लंबित मामलों में भी सभी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस धारा का प्रयोग स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने, गिरफ्तार करने के लिए होने लगा था। क्या है कानून? भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह और देशद्रोह का उल्लेख है। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों से, चिन्हों के जरिए किसी और तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो यह राजद्रोह का आरोपी है। अगला टॉपिक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। इसके बिंदु देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल 2022 के मध्य भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में जॉनसन का यह पहला भारत दौरा था। उन्होंने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात के अहमदाबाद से अपनी यात्रा की शुरुआत की, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम, मसवड इंडस्ट्रियल एस्टेट बड़ोदरा में JCB संयंत्र और गांधीनगर के GIST सिटी में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। दोनों नेताओं ने आगे बढ़ रही FTA वार्ताओं और संवर्धित व्यापार साझेदारी के कार्यान्वयन में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही अक्टूबर 2022 के अंत तक एक व्यापक और संतुलित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यात्रा के दौरान भारत UK ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के कार्यान्वयन पर 2 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान कुल 2 सरकार से सरकार यानी G2G समझौता ज्ञापन और 4 गैर सरकारी समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन भारत का 14वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच कुल 18.3 अरब पाउंड का कारोबार हुआ, जिसमें 11.7 अरब पाउंड का निर्यात और 6.6 अरब पाउंड का आयात शामिल है। अगला टॉपिक, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू। इसके बिंदु देखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट 21 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। इस संयंत्र से भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन करने की संभावना है। अगला टॉपिक,
बैटरी स्वैपिंग नीति। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 21 अप्रैल 2022 को एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नीति के तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे चरण में राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों जैसे सभी प्रमुख शहरों को कवर किया जाएगा। अब जान लीजिए बैटरी स्वैपिंग क्या है। बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना शामिल है। बैटरी स्वैपिंग वाहन और ईंधन को डीलिंक करती है, इसलिए वाहनों की अग्रिम लागत को कम करती है। बैटरी स्वैपिंग सामान्यतः छोटे वाहनों जैसे 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए उपयोग की जाती है। दरअसल इनमें छोटी बैटरी होती है जिन्हें अन्य ऑटोमोटिव सेगमेंट की तुलना में स्वैप करना आसान होता है। इसे यंत्रवत रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग की तुलना में 3 प्रमुख लाभ प्रदान करती है। यह समय, स्थान और लागत कुशल है, बशर्ते प्रत्येक स्वैपेबल बैटरी सक्रिय रूप से उपयोग की जाती हो। अगला पॉइंट, मेघालय का जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। इसी को जीवित पुल भी कहते हैं। इसके बिंदु देखिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा के अनुरोध पर मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वनस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में 29 मार्च 2022 को शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज को विकसित किया है, जहां जड़ें पुल का निर्माण करती हैं। वर्तमान में राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज हैं। ग्रामीण 600 से अधिक वर्षों से इन पुलों का निर्माण और रखरखाव करते आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के गोवा में फैले कोंकण क्षेत्र के पेट्रोग्लिफस, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल को भी विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, असम और मेघालय में 50 वर्ष पुराने सीमा विवाद को सुलझाने हेतु समझौता। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए 30 मार्च 2022 को ऐतिहासिक समझौता हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। असम और मेघालय के बीच 12 विवादित स्थानों में से 6 में अपने 5 दशक लंबे सीमा विवाद को हल करने पर सहमति हुई। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों हेमंत बिस्वा शर्मा और कोनराड संगमा ने क्रमशः शाह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। एकदम डिक्टो यही प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। 1972 में असम से काटकर मेघालय और मिजोरम का गठन हुआ था। तब से सीमा विवाद जारी है। इस बीच कई बार हिंसक घटनाएं भी घट चुकी हैं। अगला टॉपिक, स्वदेश निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। बिंदु देखिए इसके। 12 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 विमानों ने देश में व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत की। 17 सीटों वाले इस यात्री विमान का सेना द्वारा उपयोग अभी तक किया जाता रहा है, किंतु आम नागरिकों के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक 12 अप्रैल 2022 को भरी। आम नागरिकों के लिए इस उड़ान का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एलायंस एयर ने शुरू किया है। इसके साथ ही एलायंस एयर स्वदेशी विमान के जरिए उड़ान सेवा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा डोर्नियर 228 विमानों का निर्माण जर्मन कंपनी के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार के तहत किया जा रहा है। अगला टॉपिक, महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता शामिल है। परियोजना के 7 फोकस क्षेत्र हैं। पहला है समुद्री जैव विविधता, दूसरा स्थानीय फसल की किस्में और प्रकार, तीसरा है देसी मवेशियों की नस्लें, चौथा पीने योग्य पानी की जैव विविधता, पांचवा है चारागाह या घास के मैदान, गुल्म भूमि
और पशु चरने योग्य भूमि की जैव विविधता। छठा है वन अधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना। और सातवां है वन क्षेत्रों का कायाकल्प या पुनर्जीवन। यह परियोजना महाराष्ट्र जैव विविधता बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अगला टॉपिक, भारत की पूर्णतः डिजिटल बस सेवा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने की योजना के तहत गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन 2 अप्रैल 2022 को किया। आदित्य ठाकरे ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन, जिसे बेस्ट कहते हैं, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा है। यह यात्रियों को आराम और सुविधा प्रदान करता है क्योंकि वे अपने सेल फोन पर अपने स्मार्ट कार्ड या चलो ऐप का उपयोग करके टैप इन कर सकते हैं। अगला टॉपिक, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली गांव में 24 अप्रैल 2022 को 500 किलोवाट का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही पल्ली देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार ने ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत पल्ली में 6408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में 1500 सौर पैनल लगाए गए हैं, जो मॉडल पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ बिजली प्रदान करेंगे। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल सौर गांव के रूप में इस गांव ने इतिहास रचा है। दोस्तों, घटना सार वार्षिकी के पहले टॉपिक अद्यतन सार संग्रह पर हमने पहले ही वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। अंत में इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।